Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Powered by Swaraj Tractors. नया स्वराज मेरा स्वराज. Co-powered by मोंगिया स्टील्स, स्टील का बादशाह. इन एसोसिएशन विद चले ज्यादा और पैसे बचाए, इसीलिए अब से जो धोए वो धो डाला. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. JK Tyre, total control. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े डर का विश्लेषण करेंगे, जिसका नाम है भारतीय वायुसेना। आज भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस है और हम भारतीय वायुसेना के 93वें वर्ष की इस विराट उड़ान का आपके लिए विश्लेषण करेंगे, ताकि आप भी अपनी वायुसेना को सलाम कर सकें। सिर्फ 6 पायलट्स के साथ शुरू हुई भारतीय वायुसेना आज दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बन चुकी है। इसके साथ ही आज आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अब अपना देश बेचकर अमेरिका से नई मिसाइल खरीदने में लगे हैं। इसके बाद आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 125 लोगों के बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत पहुंचकर डेड इकोनॉमी पर राजनीति करने वालों को एक करारा जवाब दिया है। इस डेलीगेशन में ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, जो भारत के साथ बिजनेस करने के लिए यहां पर आए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और आज उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यश राज फिल्म्स के साथ, जिसके तहत 3 नई हिंदी फिल्मों का निर्माण अब ब्रिटेन में किया जाएगा। और ये खबर दिखाने के बाद आपको हम भारत के बाजारों में लेकर चलेंगे, जहां इस समय बम्पर बिक्री हो रही है। मर्सिडीज कार से लेकर आईफोन तक हर कंपनी बिक्री के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। और इसके साथ ही आज सोने का भाव 1,24,000 रुपए तक पहुंच गया है। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि वजन घटाने वाली दवा मोंजारो भारत में बिकने वाली दूसरी सबसे बड़ी दवा बन गई है। भारत के लोग अब मोंजारो के इंजेक्शन पर हर महीने 27,000 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। अब लोग वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करने की बजाय इंजेक्शंस लगा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि अब घर और कार के बाद मोटापा घटाने के लिए भी EMI शुरू हो जाएंगी और शायद बैंक भी इसके लिए कुछ दिनों के बाद लोन देना शुरू कर देंगे। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाकर उन्हें युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी थी और उन्हें कहा था, नभः स्पर्शम दीप्तम। इसका मतलब है गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करो। और इसके बारे में भगवत गीता के 11वें अध्याय में लिखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऐसे ही अपना विराट रूप पाकिस्तान को दिखाया था और पूरे गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करने की परंपरा हमारी वायुसेना इससे पहले भी हमेशा निभाती आ रही है और यही उनका सूत्र वाक्य है। हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है और आज भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां वायुसेना दिवस गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर मनाया। सबसे पहले आप भारतीय वायुसेना के शौर्य की तस्वीरें देखिए और इसके बाद हम आपके लिए इनकी ताकत का एक विश्लेषण करेंगे। भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य व सटीक। हमारे वायुवीरों ने हर युग में इतिहास रचा है। 1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस, 2019 में बालाकोट में आतंकियों का नाश,
ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है। हम न केवल आसमानों के रक्षक हैं, बल्कि राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक भी हैं। आज हम आप सबकी तरफ से, डिकोड के पूरे परिवार की तरफ से भारतीय वायुसेना के वीर सैनिकों को सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं और उन्हें धन्यवाद कहते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1932 में भारतीय वायुसेना की शुरुआत सिर्फ 6 अधिकारियों और 4 एयरक्राफ्ट के साथ हुई थी। हालांकि तब इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। इनका पहला ऑपरेशन वर्ष 1936 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कबायली विद्रोहियों के खिलाफ था, जिसमें वायुसेना को तब उस जमाने में ब्रिटिश सेना की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई थी और आज यह इलाका पाकिस्तान में है। इसके बाद वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। भारतीय वायुसेना ने हमारे युद्ध लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया है। युद्ध भले ही जमीन पर होते हैं, पर इसका फैसला आसमान से किया जाता है। आजकल किसी भी हमले या युद्ध की शुरुआत अक्सर वायुसेना ही करती है। ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट हमले में हमारी वायुसेना ने ही पाकिस्तान पर पहला हमला किया था। सोचिए, जमीन पर किसी टैंक या सेना को दुश्मन तक जाकर हमला करने में कई घंटे या फिर कुछ दिन भी लग सकते हैं, लेकिन एक फाइटर जेट अपनी मिसाइल से ऐसे किसी भी लक्ष्य को कुछ मिनटों में नष्ट कर सकता है। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन और ताकतवर एयरफोर्स कौन सी हैं और भारतीय वायुसेना आज पूरी दुनिया में कहां ठहरती है। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना इस समय अमेरिका के पास है, जिसमें 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन, आधुनिक और एडवांस्ड विमान हैं, जैसे 5वीं पीढ़ी के F-35 और F-22 फाइटर एयरक्राफ्ट और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ हैं, यानी रेडार भी आसानी से इनका पता नहीं लगा सकता। B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने अभी हाल ही में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर दुनिया के सबसे बड़े बॉम्ब GBU-57 का इस्तेमाल करके हमला किया था और ये सभी आधुनिक एयरक्राफ्ट मिलकर अमेरिका को आसमान का बिग बॉस बनाते हैं। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है रशिया की वायुसेना, जिसमें करीब 4,300 विमान हैं। यानी अमेरिका के हर 3 विमान के मुकाबले रशिया के पास 1 विमान है। अगर आप रेशो देखें तो 3-1 की रेशो है। इसके बावजूद रशिया की वायुसेना को बहुत ही बेहतरीन और घातक माना जाता है। रशिया की ताकत है उसके सुखोई 35 और मिग 31 जैसे फाइटर जेट्स, और उनके पास भी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 इस समय मौजूद है। रशिया के पास दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर्स में से एक टुपोलेव यानी Tu-160 है, जो परमाणु हमला भी कर सकता है। ये आप उसकी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टुपोलेव Tu-160। इसके बाद नंबर आता है चीन का। चीन पिछले कुछ वर्षों से अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और 3,300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी का J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। हालांकि चीन की वायुसेना ने अब तक किसी भी युद्ध में खुद को कभी साबित नहीं किया है और अनुभव की इसी कमी की वजह से ये कोई नहीं जानता कि चीन की वायुसेना की असली ताकत क्या है। जितना वो बताते हैं उतनी है भी या नहीं। इन दिनों चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और उसका लक्ष्य अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनना है, या फिर एक दिन अमेरिका को ही हटाकर सबसे बेहतरीन सेना बनना है। भारतीय वायुसेना 2200 से ज्यादा विमानों के साथ इस समय दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है। हमारे पास रफाल, सुखोई 30 MKI, मिग 29 और हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस मौजूद है। भारतीय वायुसेना की ताकत सिर्फ मशीनों में नहीं है, बल्कि हमारे योद्धाओं के अनुशासन,
शौर्य, आत्मविश्वास और सबसे बड़ी बात, उनके सीने में जो देशभक्ति की भावना है, ये देशभक्ति की भावना आपको चीन में नहीं मिलेगी और किसी देश में नहीं मिलेगी जो हमारे सैनिकों के पास है। और यही जो भावना है, देशभक्ति की भावना, ये हमारी वायुसेना को बाकी सारी वायुसेना से ऊपर रखती है और उन्हें बेहद खास और विशेष बनाती है। हमारी एयरफोर्स ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और बांग्लादेश का निर्माण किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सिर्फ 4 दिनों में सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया था। कारगिल के दौरान आपको याद होगा हमारी एयरफोर्स ने कितना अच्छा काम किया था, और बालाकोट के समय भी हमारी एयरफोर्स ने शानदार काम किया था। इसके बाद साउथ कोरिया का नंबर आता है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। साउथ कोरिया के पास करीब 1600 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं और साउथ कोरिया को अपने पड़ोसी नॉर्थ कोरिया के हमले का हमेशा से ही डर रहता है, और इसीलिए उनकी वायुसेना में मेड इन अमेरिका F-35 और F-15 फाइटर जेट्स हैं। तो ये हैं दुनिया की 5 बेहतरीन एयरफोर्स, जिसमें भारत भी एक है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इस लिस्ट में ब्रिटेन का और फ्रांस का नाम क्यों नहीं है। तो परमाणु हथियार होने के बावजूद सैन्य ताकत के मामले में ब्रिटेन दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है और फ्रांस 7वें नंबर पर आता है, यानी हमसे पीछे हैं। और पाकिस्तान का स्थान जो है वो टॉप 10 में भी कहीं नहीं है। पाकिस्तान 12वें नंबर पर आता है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल अब बेच रहा है, और इस मिसाइल का नाम है AIM-120 AMRAAM, जिससे पाकिस्तान के फाइटर जेट्स 160 से 180 किलोमीटर की दूरी तक किसी दूसरे एयरक्राफ्ट पर हमला कर पाएंगे, और ऐसी एक मिसाइल की कीमत है 13 करोड़ रुपए। वर्ष 2019 में बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान ने इसी मिसाइल के एक पुराने मॉडल से भारत के फाइटर जेट्स पर हमले की कोशिश की थी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में अपने देश के रेयर अर्थ मिनरल्स की नुमाइश लगाई थी और फिर उनका सौदा करके शायद इन मिसाइल्स का सौदा किया है। पाकिस्तान शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जिसके पास अमेरिका और चीन दोनों ही देशों की सबसे बेहतरीन और एडवांस्ड मिसाइल्स हैं। तो पाकिस्तान की एक यूनिक क्वालिटी है, वो चीन से भी हथियार खरीद रहा है और पाकिस्तान से भी हथियार माफ कीजिएगा, अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है। और इन दोनों देशों के साथ पाकिस्तान एक प्रकार से टू टाइमिंग कर रहा है। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान आज चीन का भी करीबी है और अमेरिका का भी करीबी बन रहा है। वो चीन से भी हथियार खरीद रहा है और अब अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा है, और चीन और अमेरिका एक दूसरे की आंखों में आंखें नहीं डालते, एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। इससे पहले चीन ने पाकिस्तान को अपनी PL-15 मिसाइल दी थी, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करने का दावा भी करता है, और यह मिसाइल करीब 200 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। लेकिन इस मिसाइल का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कुछ फायदा नहीं हुआ। यह मिसाइल उस समय फेल हो गई, और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना के पास भी लंबी दूरी तक हमला करने वाली बेहतरीन मिसाइल्स हैं। भारत ने फ्रांस से मेटेओर मिसाइल खरीदी है, जो 120 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। भारत अपनी स्वदेशी मिसाइल्स भी बना रहा है और साथ ही रशिया से भी लंबी दूरी तक हमला करने वाली R-37 मिसाइल खरीदने की बातचीत कर रहा है, और इस मिसाइल की रेंज 300 से 400 किलोमीटर तक है। यानी आने वाले समय में भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल्स होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच ही मिसाइल्स की एक रेस शुरू हो चुकी है। भारत पहले से ही लगातार अपनी मिसाइल्स पर काम कर रहा है। हम अपने देश में अपनी मिसाइल्स बना रहे हैं, DRDO लगातार उन पर मेहनत कर रहा है। इसके अलावा हम फ्रांस से खरीद रहे हैं और रशिया से भी खरीद रहे हैं, और अब पाकिस्तान चीन से मिसाइल खरीदने के बाद अमेरिका से मिसाइल्स का सौदा कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान में भारत का डर कितना ज्यादा है, ये आप असीम मुनीर के नए बयान से समझ पाएंगे। आज जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि भारत ने अगर कोई आक्रामक कदम पाकिस्तान पर उठाया तो पाकिस्तान उसका तत्काल और निर्णायक जवाब देगा। और ये बातें उन्होंने पाकिस्तान के रावलपिंडी में
पाकिस्तानी सेना के कमांडरों की एक बैठक में कही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को भारत के हमले का डर लगातार सता रहा है और असीम मुनीर अपना यह संदेश पाकिस्तान की जनता को भी दे रहे हैं। जबकि भारत ने पाकिस्तान को हाल ही में आतंकवाद का रास्ता छोड़ने की चेतावनी दी थी। आपको याद होगा, भारत के आर्मी चीफ ने, जनरल द्विवेदी ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान ने अगर आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था अगर उसने ऐसा नहीं कहा और ये रास्ता अगर नहीं छोड़ा तो हम भूगोल से उसका नामो निशान मिटा देंगे। और शायद आज असीम मुनीर ने उसी का जवाब देने की कोशिश की है। सोचिए, हम जब भी आतंकवाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान को वो युद्ध सुनाई देता है, यानी पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ने के बदले भारत से युद्ध करना चाहता है। आतंकवाद नहीं छोड़ेगा लेकिन युद्ध की तैयारी करता रहेगा। और आज असीम मुनीर युद्ध की ही बात कर रहे हैं। और 24 घंटे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि भारत के साथ युद्ध की उन्हें पूरी आशंका है। आप ख्वाजा आसिफ का आज ये बयान सुनिए। वो तो कहते हैं ना, हिंदुस्तान की तारीख है, ये है, वो है, फलान ढमकान। ये मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन राइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अगर राइज होगी तो अल्लाह हमें पहले से ज़्यादा बड़ी फतह देगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की असल में इस समय बड़ी अजीब सी स्थिति है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां चाहे वहां पाकिस्तान के अड्डों को नष्ट किया, उनके आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया, उनके एयरबेस को नष्ट किया, उनके रेडार्स को नष्ट किया। और लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं, लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं, पाकिस्तान के लोगों ने भी ये तस्वीरें देखी हैं। पाकिस्तान के लोगों ने अपनी आंखों से वो नुकसान होते हुए देखा है कि कैसे पाकिस्तान के इतने सारे एयरबेस, उनके रनवेज और जगह जगह पर भारत ने हमले किए हैं। भारत की मिसाइल्स पाकिस्तान के अंदर तक पहुंच गई। अब पाकिस्तान को अपनी जनता के सामने ये बताना था कि हम हारे नहीं हैं बल्कि हम जीते हैं। और उसी दिन से पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है अपनी जनता को बहकाने के लिए कि असल में हमने भारत का बड़ा नुकसान किया है। लेकिन आज तक एक तस्वीर उन्होंने नहीं दिखाई है। अब वो क्या करें? पाकिस्तान के लोगों को ये गलतफहमी में डालने के लिए इतना बड़ा झूठ वो पूरी दुनिया के सामने बोल रहे हैं। और एक बात हम जो बार बार पाकिस्तान से पूछते हैं वो ये है कि अगर पाकिस्तान ने भारत का इतना नुकसान कर दिया और पाकिस्तान का दावा सही है कि पाकिस्तान ये युद्ध जीत गया, तो फिर पाकिस्तान ने भारत से युद्ध रोकने के लिए ये दरख्वास्त क्यों की थी? पाकिस्तान ने फोन क्यों किया था कि अब इस युद्ध को रोक दीजिए? पाकिस्तान जो चाहे करता रहे, लेकिन भारत अपनी गति से एक आर्थिक शक्ति के तौर पर लगातार आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद की बात करता है, भारत विकास की बात करता है। और आप देखिए कि भारत की इकोनॉमी कैसे लगातार आगे बढ़ रही है। आज कुछ नई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2 दिनों की यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी इस विमान में उनके साथ आया है। और इसमें ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियों के 125 सीईओ और प्रतिनिधि शामिल हैं। इस डेलीगेशन में ब्रिटेन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओज उनके साथ आए हैं, जो भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं या फिर भारत की कंपनियों के साथ समझौते करना चाहते हैं। देखिए कितना बड़ा डेलीगेशन वो लेकर आए हैं। इस समय आप देखिए, भारत आने के लिए लंदन के एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले प्रधानमंत्री स्टार्मर ने अपने पूरे डेलीगेशन के साथ ये फोटोशूट किया जो इस समय आप देख रहे हैं। और इस फोटोशूट के जरिए प्रधानमंत्री स्टार्मर ने भारत और ब्रिटेन के मजबूत होते व्यापारिक रिश्तों को लेकर दुनिया भर में एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। देखिए ये विमान पीछे तक भरा हुआ है। आप तस्वीर देखिए, कितना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत लेकर आए हैं। 125 लोग हैं इसमें, जिसमें ब्रिटेन की बड़ी बड़ी सैकड़ों कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं, उनके सीईओ शामिल हैं। और ये तस्वीर अपने आप उन लोगों को जवाब दे रही है जो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे थे। तो ये तस्वीर आप याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक तस्वीर है। उड़ान से पहले
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने विमान के कॉकपिट में जाकर इस बिजनेस डेलीगेशन को भारत के बारे में क्या कहा, वो आज आपको ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। देखिए उन्होंने विमान में जाकर कॉकपिट से क्या अनाउंसमेंट की, देखिए। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit and a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight and I'll give you further information once I've taken off. Thank you. Excellent. Fantastic. A natural. Did you say when I take off? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कितने उत्साहित हैं भारत आने को लेकर, भारत में व्यापार को लेकर, और वो अपने 125 लोगों के इस डेलीगेशन को कह रहे हैं कि आप इस ऐतिहासिक यात्रा का पूरा फायदा उठाइए। इस डेलीगेशन में रोल्स रॉयस, ब्रिटिश टेलीकॉम, डियाजियो और ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओज और बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स शामिल हैं। इसी साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन गए थे और उस समय भारत और ब्रिटेन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम FTA कहते हैं, ये हुआ था। अब प्रधानमंत्री स्टामर भारत की यात्रा पर हैं और प्रधानमंत्री स्टामर 9 अक्टूबर को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। कल की होने वाली बिजनेस मीटिंग से पहले आज प्रधानमंत्री स्टामर ने फिल्म और फुटबॉल पर सबसे ज्यादा समय बिताया। भारत और ब्रिटेन के बीच फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टामर आज मुंबई में यशराज फिल्म्स के स्टूडियो गए और उनके साथ ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री के भी कई प्रतिनिधि, कई लोग गए थे और इस दौरान उन्होंने वहां पर एक फिल्म देखी और उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत अगले साल यशराज फिल्म्स की 3 फिल्मों की शूटिंग ब्रिटेन में की जाएगी। यानी अब बॉलीवुड की एक ब्रांच ब्रिटेन में भी खुलने वाली है। इससे ब्रिटेन में 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हम अक्सर आपसे ये बात कहते रहते हैं कि हमारा जो बॉलीवुड है, हमारी जो फिल्में हैं, ये भारत की बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है। भारत को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आज आप देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आते हैं और कहते हैं कि आप अपनी हिंदी फिल्में ब्रिटेन में क्यों नहीं बनाते, वहां पर इनकी शूटिंग क्यों नहीं करते, हमारे लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। और ये जो नया समझौता हुआ है, इसमें आप देखिए रानी मुखर्जी आपको नजर आ रही हैं। समझौते के तहत उन्होंने यहां अपने थिएटर में उन्हें एक फिल्म भी दिखाई और अब यशराज फिल्म्स अपनी 3 फिल्मों की शूटिंग ब्रिटेन में करेगा। ब्रिटेन के मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग की ट्रॉफी अभी भारत में है और इंग्लिश प्रीमियर लीग को भारत में बहुत दर्शक भी देखते हैं। आज प्रधानमंत्री स्टामर मुंबई में एक फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर में भी गए और इस ट्रॉफी के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई और उन्होंने भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को समझा है और उन्होंने कहा है कि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है, मैं उसकी ताकत को समझता हूं। उनके मुताबिक भारत के साथ FTA डील पिछले 5 वर्षों में ब्रिटेन की सबसे बड़ी आर्थिक डील है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा आर्थिक समझौता है। This is the biggest trade mission that the United Kingdom has ever sent to India. Obviously, this is a two-parter, if you like. We had Prime Minister Modi over to the United Kingdom earlier this year to sign the FTA, the free trade agreement that we agreed, and today is the return leg of that, if you like. That FTA is really important for us. It's the biggest deal that we've struck since we left the EU, and I think it's the biggest deal that India has ever struck, so hugely important. ये भारत की कितनी बड़ी उपलब्धि है। 1947 तक हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ब्रिटेन हम पर शासन करता था और आज 2025 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने 125 लोगों के बिजनेस डेलीगेशन के साथ मुंबई में आकर कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए कहां जा रहे हैं, फिल्म स्टूडियोज में जा रहे हैं, फुटबॉल के मैदान में जा रहे हैं, बाकी लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आपके साथ व्यापार करना है, हमें आपके साथ बिजनेस करना है। आप अपनी फिल्में ब्रिटेन में आकर क्यों नहीं बनाते, आप ब्रिटेन में इन्वेस्ट कीजिए,
हमारे लोग आपके देश में आकर आपके साथ काम करना चाहते हैं। देखिए कितनी जल्दी सब कुछ बदल चुका है। और आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि भारत वर्ष 2028 तक, यानी अब से सिर्फ 3 साल के अंदर, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और FTA की वजह से भारत के साथ व्यापार अब तेज भी होगा और सस्ता भी होने वाला है। वर्ष 2024 में भारत और ब्रिटेन के बीच 4,70,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और वर्ष 2030 तक ये व्यापार बढ़कर 9,40,000 करोड़ रुपए तक जाने की उम्मीद है। यानी 6 वर्षों के अंदर यह दुगना हो जाएगा। और FTA की वजह से भारत में 75,000 से ज्यादा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को लगातार बढ़ा रही है। अब वर्ल्ड बैंक ने इस साल भारत की GDP विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। उनकी नई रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मांग में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और GST में राहत से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली है। और अब जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली है, तो आजकल जब आप बाजारों में जाएंगे तो आपको लगेगा कि बाजारों में पहले से ही दिवाली मन रही है। रिकॉर्ड बिक्री इस समय भारत के बाजारों में हो रही है। सोने और चांदी की कीमत पर जरा नजर डालिए, नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। आज 10 ग्राम 24 कैरेट का जो सोना है उसकी कीमत 1,24,800 रुपए तक पहुंच गई है। यह है सोने का आज का भाव। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,67,000 रुपए तक पहुंच गई है। इस साल अब तक सोना लगभग 46,000 रुपए और चांदी 69,500 रुपए महंगी हो चुकी है। हालांकि यह अलग बात है कि हमारे देश के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अब सोना और चांदी उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। और यह तो सिर्फ सोने चांदी की बात है। भारत ने आईफोन के एक्सपोर्ट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल के पहले 6 महीने में लगभग 85,000 करोड़ रुपए के मेड इन इंडिया आईफोन एक्सपोर्ट हुए हैं और पिछले साल के मुकाबले यह 75% ज्यादा है। सितंबर में पिछले साल के मुकाबले 155% ज्यादा आईफोन्स यहां से एक्सपोर्ट हुए। हमारे देश में आज 5 फैक्ट्रियों में आईफोन्स बन रहे हैं और यह आईफोन 17 यानी आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है जो भारत में बन रहा है और पूरी दुनिया में लोग इसे खरीद रहे हैं। वर्ष 2024 में पिछले साल भारत में लगभग 1,87,000 करोड़ रुपए के आईफोन्स बने थे, जिसमें से करीब 80% एक्सपोर्ट हुए थे। और भारत में वर्ष 2022 में सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए के आईफोन्स बनते थे और 2024 में यह बढ़कर 1,87,000 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। यानी 2 साल में भारत में आईफोन्स का उत्पादन 11 गुना बढ़ चुका है। आप देखिए भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये आंकड़े हैं, हम अपने मन से नहीं कह रहे। और इस बार के नवरात्रे पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए। नवरात्रि के सिर्फ 9 दिनों में रिकॉर्ड 11,56,935 गाड़ियां बिकी हैं। यानी हर मिनट 89 गाड़ियों की बिक्री इस देश में हुई है। यह बिक्री पिछले साल से 34% ज्यादा थी। इनमें 8 लाख से ज्यादा 2 व्हीलर्स और 2 लाख से ज्यादा कार शामिल हैं। नई रिपोर्ट्स के अनुसार अगर दीपावली तक गाड़ियों की सप्लाई में ठीक तरीके से अगर कोई बाधा नहीं आई और गाड़ियों की सप्लाई ठीक से होती रही तो यह अब तक का सबसे बड़ा और शानदार त्योहार हो सकता है बिक्री के मामले में। यहां तक कि जो महंगी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज बेंज ने भारत में कारों की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना दिया है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों में मर्सिडीज ने 2,500 से ज्यादा गाड़ियां बेच दी। यानी हर 6 मिनट में एक कार की बिक्री उनकी हुई है इस नवरात्रि के दौरान, जिसमें एक कार की औसत कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। सोचिए 1 करोड़ रुपए औसत की जो कीमत की गाड़ी है वो भी 2500 गाड़ियां इस देश में बिक गई। GST घटने के बाद मर्सिडीज बेंज की हर गाड़ी की औसत कीमत करीब 6% तक कम हो गई है। इतिहास में पहली बार जुलाई से लेकर सितंबर के बीच मर्सिडीज बेंज ने भारत में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हैं। इस कंपनी ने खुद कभी यह अंदाजा नहीं लगाया होगा, कल्पना नहीं की होगी कि उनकी ऐसी बम्पर सेल अचानक से हो जाएगी। GST की दरें घटने के बाद त्योहारों के सीजन में गाड़ियां, मोबाइल फोन्स
और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। बड़े स्क्रीन वाले टीवी और महंगे स्मार्टफोन कई स्टोर से अब खत्म हो चुके हैं और नई डिलीवरी में अभी देरी हो रही है। जनता बाहर लाइन लगाकर खड़ी है और दुकान के अंदर सामान नहीं है। बुकिंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कारों को फैक्ट्री से शोरूम तक लाने के लिए अब ट्रक कम पड़ रहे हैं और पूरी सप्लाई चेन पर काफी दबाव पड़ गया है। कार कंपनियां रेलवे के साथ मिलकर अपनी गाड़ियों की डिलीवरी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भी ज्यादा पैसा और खास ऑफर्स दिए जा रहे हैं ताकि ग्राहकों को जल्दी से जल्दी कारों की डिलीवरी मिल सके। टीवी, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान का उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण अब दिक्कतें आनी भी शुरू हो रही हैं। असल में कंपनियों को इतनी ज्यादा तेज बिक्री की उम्मीद थी ही नहीं। दिवाली से पहले आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी भी लेकर आया हूं। महंगाई में लगातार कमी आ रही है और सितंबर में वेज और नॉन वेज दोनों थालियां सस्ती हो गई हैं। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी क्रिसिल की रोटी राइस रेट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वेज थाली पिछले साल के मुकाबले 10% और नॉन वेज थाली 6% सस्ती हो गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर में आलू 31%, प्याज 46%, टमाटर 21% और दालें 16% सस्ती हुई हैं। आपके कानों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है। अब देखिए, आपके खाने की थाली तो सस्ती होती जा रही है, लेकिन अब वजन घटाना महंगा होता जा रहा है। भारत के लोग अब वजन घटाने के लिए महंगी महंगी दवाइयां ले रहे हैं। वर्ष 1965 में हमारे देश में एक नारा दिया गया था और वो है जय जवान जय किसान। यानी उस समय का भारत जवान की हिम्मत और किसान की मेहनत पर टिका हुआ था। जवान और किसान दोनों ही अपनी मेहनत के लिए, अपने परिश्रम के लिए, अपने पसीने के लिए जाने जाते हैं और यही मेहनत उन्हें फिट बनाती है। इसलिए आपने कभी किसी जवान या किसी किसान को मोटापे का शिकार होते हुए कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अब 60 साल के बाद भारत में लगभग 20 करोड़ लोग अनफिट हो चुके हैं, वो मोटापे का शिकार हैं। और धीरे धीरे जब आप अपने आसपास लोगों को देखते होंगे, बाजारों में और सड़कों पर, दफ्तरों में, तो आपको दिखता होगा बड़ी संख्या में आपको आजकल ऐसे लोग नजर आते हैं जो अनफिट हैं, जिनका वजन बढ़ा हुआ है और वो कुछ नहीं कर पा रहे। आज भारत में फिटनेस अब मेहनत से नहीं बल्कि मनी से मापी जाती है। भारत में वजन कम करना अब लोगों का एक नया जुनून बन गया है। लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में, कम से कम मेहनत के साथ ज्यादा से ज्यादा वजन घट जाए और वो किसी फिल्मी एक्टर की तरह दिखने लगे। और इसी के लिए उन्होंने अब एक नया फॉर्मूला खोज लिया है और यह है दवाइयों और इंजेक्शन से वजन घटाने का फॉर्मूला। किसी जमाने में जिम जाने का ट्रेंड था, लोग जिम जाया करते थे, लेकिन अब इंजेक्शन का ट्रेंड है। अब लोग एक्सरसाइज नहीं करते बल्कि इंजेक्शन लेते हैं। आज किसी भी अच्छे जिम की फीस लगभग 1000 से 2000 रुपए प्रति महीने की है, लेकिन वही लोग अब दवाओं और इंजेक्शंस पर इससे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके वजन घटाना चाहते हैं। और एक नई खबर आज मैं आपको देने वाला हूं। भारत में सिर्फ 1 महीने में मोंजारो नाम की वजन कम करने वाली दवा के 80 करोड़ रुपए के इंजेक्शंस बिक चुके हैं। 1 महीने में, पिछले सितंबर के महीने में मोंजारो के 80 करोड़ रुपए के इंजेक्शंस बिके हैं। यानी मोटापा घटाना अब भारत में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। अब भारत के लोग वजन घटाने वाले इंजेक्शंस के लिए हर महीने 14,000 से 27,000 रुपए तक खर्च कर रहे हैं। अब तक लोग अपने घर की ईएमआई देते थे, कार की ईएमआई देते थे, लोन की किस्त चुकाते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक नई ईएमआई का समय आ गया है और वो ईएमआई है वजन घटाने की ईएमआई। और अगर यही रफ्तार रही तो बहुत जल्द हमारे देश के बैंक भी लोगों को वजन घटाने के लिए लोन देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर महीने अगर आप 15 से 30,000 रुपए वजन घटाने की दवाओं पर खर्च करेंगे, इंजेक्शंस पर खर्च करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि वजन कम करने की एक नई ईएमआई आपके खर्चे में जुड़ जाएगी। और ये ट्रेंड सिर्फ दवा या इंजेक्शन की कहानी नहीं है, ये भारतीय समाज के बदलते चरित्र की कहानी है। आज भारत के बाजार में जो दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई है वो वजन कम करने की दवाई है, किसी बीमारी की दवाई नहीं है। यह अपने आप में भारत के समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है।
जहां लोग बगैर परिश्रम किए सिर्फ पैसे के दम पर अपना वजन घटाकर स्लिम दिखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं। अब फिटनेस पसीने से नहीं, पैसों से तय होती है, क्योंकि आज स्वास्थ्य भी किश्तों में बिक रहा है। ऐसा लगता है कि अब मोटापा एक हेल्थ इशू नहीं रहा, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है, जहां लोग कहते हैं मेहनत छोड़ो, बस पैसा लगाओ और तुरंत पतले हो जाओ। हैरानी की बात यह है कि ये दवाई असल में डायबिटीज के लिए बनी थी, लेकिन लोग अब इस दवाई को अपना वजन घटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दवाई आपके मस्तिष्क को ऐसे सिग्नल भेजती है जिससे आपकी भूख बहुत कम हो जाती है, भूख मर जाती है और हर समय आपको यह एहसास होता है जैसे आपका पेट भरा हुआ है। यानी यह दवा आपकी भूख को खत्म कर देती है और इसके बाद आपकी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती और फिर आप खाना कम कर देते हैं और वजन कम होना शुरू हो जाता है। यह दवाई इस तरह काम करती है। अब आपको यह बताते हैं कि भारत के लोगों का वजन असल में बढ़ क्यों रहा है। इसके 3 सबसे बड़े कारण हैं: चावल, गेहूं और चीनी। यानी भारत के लोगों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में चावल मुख्य भोजन है और मध्य और उत्तरी भारत में गेहूं की रोटी मुख्य भोजन माना जाता है। ज्यादातर जो लोग हैं, आम लोग, वो या तो गेहूं की रोटी खाते हैं और या फिर चावल खाते हैं। कम से कम 21 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जहां के लोग जरूरत से ज्यादा मीठा खा रहे हैं और यही कारण है कि भारत के लोगों का मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि भारत के लोगों को अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स कम करने होंगे और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी, तब वो फिट रहेंगे और वजन भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन समस्या यह है कि रोटी और चावल बहुत सस्ते हैं और प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं जैसे दाल, पनीर, अंडे, दूध, दही और मीट, ये बहुत महंगे हैं। इसलिए भारत की गरीब जनता रोटी और चावल से ही अपना पेट भरती है। असल में हमारा समाज अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके भोजन में रोटी और चावल बहुत ज़रूरी है, उनका काम बिना रोटी और चावल के चल नहीं सकता, उन्हें रोटी और चावल ही चाहिए। ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो बाकी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ समाज का वो हिस्सा है जो रोटी और चावल को छोड़ रहे हैं, जो फ्रूट्स, सैलेड और सब्जियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आजकल वजन घटाने के लिए चाहे सर्जरी हो या इस तरह के इंजेक्शंस हों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स, इस देश के बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं और इंस्टाग्राम पर उनकी रील्स देख देखकर उनके फैंस और आम जनता भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इनमें से बहुत सारे लोग जो आपको आजकल बड़े फिट दिख रहे हैं, जो अचानक से पतले हो गए हैं, जो अचानक से बहुत फिट नज़र आ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय या तो वज़न घटाने की दवाइयाँ ले रहे हैं या इंजेक्शन्स ले रहे हैं और देश की आम जनता उनसे प्रभावित हो रही है और अब उनके पीछे पीछे हमारे देश के लोग भी ये इंजेक्शन्स ले रहे हैं। वरना 1 महीने में 80 करोड़ रुपए के वज़न घटाने की दवा के इंजेक्शन्स कैसे बिकेंगे। लेकिन यहाँ हम आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 3 सबसे सफल नायकों के बारे में बताना चाहते हैं जो 1970, 80 और 90 के दशक में सबसे सफल एक्टर्स थे। आप अमिताभ बच्चन को देखिए, राजेश खन्ना को देखिए, धर्मेंद्र को देखिए। इन तीनों ने ही उस जमाने में ना तो वजन घटाने के लिए कोई सर्जरी कराई, ना इंजेक्शंस लिए और ना ही 6 पैक एब्स बनाए, ना प्रोटीन शेक्स पिए। फिर भी जनता इनकी दीवानी थी, फिर भी ये स्क्रीन पर शानदार दिखते थे, हैंडसम दिखते थे। लेकिन आज 6 पैक एब्स का जमाना है और हमारे देश की जनता भी ये चाहती है कि वो भी बड़े बड़े हीरोज, एक्टर्स और मॉडल्स की तरह 6 पैक एब्स बनाए, लेकिन बिना मेहनत के और बिना पसीना बहाए। लेकिन आपको मैं सचेत भी करना चाहता हूं। आज हमने मुंजारो बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट को चेक किया जो आपकी स्क्रीन पर है और इस वेबसाइट पर इस कंपनी ने खुद ये लिखा हुआ है कि मुंजारो के ज्यादा इस्तेमाल से थायराइड कैंसर और ट्यूमर हो सकता है। देखिए यहां लिखा है और यहां यह भी लिखा है कि मूलतः यह दवा वजन घटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दवा डायबिटीज के लिए बनाई गई है। आप अपनी स्क्रीन पर एक बार ध्यान से यह जरूर देख लीजिए। मुंजारो का वेबसाइट है और यहां आप देखिए इसमें लिखा है मुंजारो मे कॉज ट्यूमर्स इन द थायराइड इंक्लूडिंग थायराइड कैंसर।
और यह भी साफ साफ उन्होंने लिखा है, मोंजारो इज नॉट अ वेट लॉस ड्रग। तो अगर आप ये दवाई लेना चाहते हैं, ये इंजेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वजन कम करने वाले ऐसे किसी भी इंजेक्शन के दूसरे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इससे आपके शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलेगा। धीरे धीरे आपका शरीर अंदर से कमजोर होने लगेगा, आप थक जाएंगे और आपका शरीर सुस्त होता चला जाएगा। आप दिखते तो पतले हैं, लेकिन अंदर से आपका शरीर कमजोर हो चुका है, खोखला हो चुका है, और इंजेक्शन बंद करते ही आपका वजन दोबारा से बढ़ने लगता है। लेकिन जब आप मेहनत करके, पसीना बहाकर, जिम जाकर अपना वजन कम करेंगे, तो आप उसे आगे भी मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या में बदलाव लाइए। आप हर रोज पैदल चलने की आदत जरूर डालें। अपने खाने में रोटी और चावल की मात्रा कम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन रोटी और चावल की मात्रा थोड़ी सी कम कर दीजिए। एक रोटी कम कर दीजिए। अगर आप इन्हें नहीं छोड़ सकते, तो फिर गेहूं की जगह और चावल की जगह मिलेट्स खाना शुरू कीजिए। खाने में ज्यादा पोषक तत्व शामिल कीजिए, जैसे सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, और पानी खूब सारा पीजिए, और जंक फूड को हमेशा के लिए त्याग दीजिए। ये बहुत छोटे से बदलाव हैं, इनमें आपका ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, और धीरे धीरे आपके वजन को ये संतुलित कर देंगे, आपके शरीर को संतुलित कर देंगे। पैसा भी आपका बचेगा, आप दिखेंगे भी अच्छे, और लंबे समय तक आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। और अब असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत के बारे में आपको आज का नया अपडेट देते हैं। उनकी मौत को आज 19 दिन बीत चुके हैं, और हमने ये तय किया है कि जब तक जुबीन गर्ग को, उनके परिवार को, उनके प्रशंसकों को, उनके फैंस को न्याय नहीं मिल जाता, हम इस केस के बारे में लगातार अपडेट करते रहेंगे, हम इस केस का पीछा करते रहेंगे। जुबीन गर्ग के मामले में आज आपके लिए 3 बड़े अपडेट्स हैं। पहला, एसआईटी ने जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के एक डीएसपी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है। जुबीन गर्ग की जब मौत हुई थी, उस समय उस यॉट पर संदीपन भी मौजूद थे, और आज की गिरफ्तारी से पहले संदीपन से 3 बार पूछताछ हो चुकी थी। इस गिरफ्तारी से ऐसा लगता है कि संदीपन की पूछताछ के दौरान दी गई जानकारी को लेकर पुलिस को कुछ संदेह है। कोर्ट ने संदीपन को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, यानी अब 7 दिन तक संदीपन पुलिस की हिरासत में रहेगा, और 7 दिन पुलिस के पास हैं उससे पूछताछ करने के लिए। जुबीन गर्ग की पत्नी ने कहा है कि एसआईटी को संदीपन से जरूर कुछ अहम जानकारी मिली होगी, और इसी वजह से संदीपन को गिरफ्तार किया गया है। Sandipan was called for some interrogation, and then later on he was arrested. So maybe they have got some clue in his statement. So the investigation process is on. It's their own course actually. I cannot say anything about it. So whatever the investigation officers, whatever the law, we all the family members and the rest of Assam, all the Assam, all the lovers of Jubilee Garg, we all just waiting for the result. दूसरी जानकारी आपके लिए यह है कि असम के एक गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक मानस रॉबिन ने आज एसआईटी को अपना बयान दिया है। रॉबिन ने कुछ दिन पहले यह दावा किया था कि उनके पास जुबीन गर्ग के बारे में कुछ अहम सबूत हैं जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। वर्ष 2000 से 2005 के बीच मानस रॉबिन के लिखे हुए गाने जुबीन गर्ग गाया करते थे। अब आपको सुनाते हैं कि मानस रॉबिन जुबीन गर्ग के मामले में क्या कह रहे हैं। पब्लिकली एक अनाउंसमेंट दिया था कि मेरे पास भी सबूत है। ओके। तो उसी के दौरान सिलसिले में मैं आ रहा हूँ, और अभी एसआईटी के सामने इसको पेश करूँगा, और उसके बाद एसआईटी अपने हिसाब से जो जांच वो कर रहे हैं, उसमें शायद ये एविडेंस कुछ काम में लग जाए, उसको कुछ क्लियरिटी मिल जाए। That's why I'm coming here. और तीसरा अपडेट आपके लिए यह है कि असम सरकार ने जुबीन गर्ग के 2 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया है, और इन दोनों पर पिछले 4 से लेकर 5 वर्षों के बीच 4 से 5 वर्षों के बीच 1 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का आरोप है।
अब बड़ी बात यह है, लगातार हर रोज नई नई जानकारियां आ रही हैं। जो जुबीन गर्ग के सुरक्षाकर्मी हैं, उनके पास, उनके बैंक अकाउंट में इतना पैसा कैसे आ रहा है, कौन उनके अकाउंट में या उनके पास इतना पैसा भेज रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन अभी यह समझ में नहीं आ रहा कि जुबीन गर्ग की जो मौत है ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई षड्यंत्र था और उनकी हत्या की गई है। लेकिन आपको हम ये बता सकते हैं, उत्तर पूर्व के खास तौर पर जो हमारे दर्शक हैं और जुबीन गर्ग के जो फैंस हैं, कि हम लगातार जुबीन गर्ग के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे और जब तक ये केस अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, जब तक ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आपके सामने नहीं आ जाती, पता नहीं चल जाता कि उस दिन क्या हुआ था, हम लगातार हर रोज इस केस का पीछा ऐसे ही करते रहेंगे। अब एक चिंता में डालने वाली खबर है आपके लिए, क्योंकि अब हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप टाटा की, जिसमें फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ विवाद चल रहे हैं। टाटा ट्रस्ट्स के बोर्ड मेंबर्स में कुछ मुद्दों को लेकर विवाद हो गया है और अब इस विवाद को सुलझाने के लिए मोदी सरकार भी कोशिश कर रही है। 7 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बैठक हुई थी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित टाटा ट्रस्ट्स और टाटा सन्स के सीनियर लीडरशिप के लोग शामिल हुए थे। उनका जो सीनियर मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो सब इस बैठक में शामिल हुए। जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक सरकार ने इस बैठक में टाटा के घरेलू झगड़ों को जल्द निपटाने के लिए कहा है, जिससे कि कंपनी पर कोई बुरा असर ना पड़े। भारत में लगभग हर इंसान के लिए टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं है, टाटा एक भावना है। टाटा का मतलब है विश्वास, टाटा का मतलब है भरोसा। टाटा को वो मजबूत ईंट माना जाता है जिस पर भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव खड़ी है। रसोई में हमारे खाने का नमक हो या मोबाइल फोन या लैपटॉप में लगे सेमीकंडक्टर चिप्स हों, हर रोज की जिंदगी में आपकी कहीं ना कहीं टाटा जरूर मौजूद है। 156 साल पुराना यह बिजनेस हाउस, जिसकी कीमत आज लगभग 28 लाख करोड़ रुपए है, भारत की इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की धड़कन है। ऐसे में अगर टाटा ग्रुप की सबसे ऊपरी परत में, यानी टाटा ट्रस्ट के अंदर जो टाटा सन्स को कंट्रोल करता है, वो ट्रस्ट, अगर उसमें कोई खींचतान होती है, उसमें कोई विवाद होता है, उसके सदस्य आपस में झगड़ रहे हैं, आगे क्या करना है उसे लेकर इन लोगों में मतभेद है, तो इसकी गूंज पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगी। जैसे फुटबॉल के मैच में रेफरी 2 बड़े खिलाड़ियों को शांत कराता है, ठीक उसी तरह से मोदी सरकार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस झगड़े में लड़ने वाले खिलाड़ी अलग अलग टीमों के नहीं हैं, बल्कि एक ही टीम के हैं और वो है टाटा ग्रुप। इन आंकड़ों पर जरा नजर डालिए, इससे पता चलता है कि ये ग्रुप कितना बड़ा है और ये ग्रुप कितना अहम है। इस ग्रुप का कारोबार दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में है। इस ग्रुप में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। टाटा ग्रुप में कुल 31 कंपनियां हैं और इनमें से 26 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। सबसे ज्यादा टाटा ग्रुप की कंपनियां ही शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। आज से 1 साल पहले 9 अक्टूबर 2024 को ही रतन टाटा की मृत्यु हुई थी। अब आप सोचिए, यानी कल रतन टाटा की पहली पुण्यतिथि है। रतन टाटा की मृत्यु के 1 साल भी अभी पूरे नहीं हुए और टाटा ग्रुप में झगड़े शुरू हो गए और विवाद शुरू हो गए। आज टाटा ग्रुप के टॉप लीडरशिप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है रतन टाटा की इस विरासत को संभाल कर रखने की, और इसलिए यह विवाद हर हाल में जल्द से जल्द सुलझा लिया जाना चाहिए। इस कॉरपोरेट झगड़े में कौन सही है कौन गलत है, हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। ये उनके बोर्ड रूम की पॉलिटिक्स है, उनके बोर्ड रूम में क्या चल रहा है हम भी नहीं जानते। लेकिन हम इतना जरूर आज कहना चाहते हैं कि टाटा ग्रुप कॉरपोरेट इंडिया का स्टील का फ्रेम है। अगर उसी स्टील में कोई दरार पड़ गई, उस फ्रेम में अगर कोई दरार पड़ गई, तो पूरा ढांचा कमजोर हो सकता है। इसलिए ये जो इतनी बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप, इसका सही सलामत चलना, सही दिशा में इसका चलना और विवादों से दूर रहना भारत के लिए, भारतीयों के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लोगों के भरोसे और विश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज जब ये सारी खबरें हम सुनते हैं तो रतन टाटा की बहुत याद आती है। काश रतन टाटा होते तो बात कुछ और होती। अब ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं
क्या आपको भी सोशल मीडिया पर मेरी आवाज में फेक वीडियोस देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि डिकोड की डाक में हमारी एक महिला दर्शक ने आज मुझसे यही सवाल पूछा है मेरी एआई आवाज के बारे में। तो ब्रेक के बाद हम इसका सही जवाब आपको देंगे। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। अब डिकोड की डाक में आपका स्वागत है। हमें आपकी चिट्ठियां और मेल्स लगातार मिल रहे हैं और आज हम हमारी जो महिला दर्शक हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सुझाव भेजे हैं। ममता सक्सेना जो हैं हमारी दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर मैंने आपकी आवाज़ में एक खबर सुनी जो मुझे फेक लगी। क्या ये सच है कि एआई आवाज़ वाले आपके कई फेक वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रहे हैं? तो आपका मैं जवाब देना चाहता हूँ। इस समय यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे फेक चैनल्स चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फेक वीडियो चल रहे हैं जहाँ पर मेरी आवाज़ और मेरी जो तस्वीर है, मेरा जो वीडियो है, सब कुछ एआई की मदद से फेक बनाया गया है और उसमें फेक खबरें चलाई जा रही हैं। आप सावधान रहिए। और अगर आप असली डिकोड देखना चाहते हैं तो वो आपको सिर्फ दूरदर्शन के चैनल पर मिलेगा, चाहे वो आपके टीवी पर आने वाला चैनल हो और या फिर यूट्यूब पर दूरदर्शन का चैनल हो। पश्चिम बंगाल से पूजा घोष कहती हैं कि सोने की बढ़ती कीमतों से हम बड़े चिंतित हैं, क्योंकि हम 3-4 बहनें हैं जिनकी शादियां बहुत करीब हैं और हमारे पिता परेशान हैं कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शुभ माने जाने वाले सोने को हम कैसे खरीद पाएंगे। ये बात हम सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं कि हमारा मिडिल क्लास क्या सोचता है। हरियाणा से पारुल शर्मा लिख रही हैं, हरियाणा में अब प्राइवेट बसें छात्रों के सरकारी बस को मान्य नहीं कर रही हैं। जो बस के जो पास हैं वो प्राइवेट बसों में नहीं चल रहे हैं और टिकट लेने को हमें मजबूर किया जा रहा है। हाल ही में एक कंडक्टर ने 2 छात्राओं को ये कहकर कि पैसा नहीं है तो गाड़ी में मत आओ, ये कहकर एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर उतार दिया। ये उन्होंने शिकायत की है। हरियाणा की सरकार अगर सुन रही है तो वो देख सकती है कि प्राइवेट बसें जो हैं वो सरकारी बसों के जो पास हैं उन्हें अपने गाड़ियों में नहीं चला रही है। दिल्ली से निशा वर्मा वो लिखते हैं कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त नियम और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता का विषय है। स्वाति श्रीवास्तव गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, आजकल कुछ युवा अपने वाहनों में ऐसे यंत्र लगाते हैं जो पटाखों जैसी तेज आवाज करते हैं, जो मनोरंजन नहीं बल्कि दूसरों के लिए तकलीफ है। ये शायद उन मोटरसाइकिल वालों के लिए और गाड़ी वालों के लिए कह रहे हैं जो अपने साइलेंसर्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि गाड़ी से बड़ी आवाज निकले। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, मरीज और जो परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो इस तरह की आवाज़ों से, ध्वनि प्रदूषण से परेशान होते हैं। रुड़की उत्तराखंड से शिवानी पवार लिखती हैं कि आजकल ज़्यादातर रिचार्ज महंगे इंटरनेट पर आधारित हैं, जबकि कई बुजुर्ग कीपैड मोबाइल फ़ोन पर सिर्फ टॉक टाइम चाहते हैं। टेलीकॉम कंपनियों को अलग और किफ़ायती प्लान ऐसे बुजुर्ग कस्टमर्स के लिए लाने चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा है। और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे मेल्स हमारे पास आ रहे हैं और एक एक करके हम वो सब दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आप पता देख सकते हैं, इस पते पर आप हमें चिट्ठी लिख सकते हैं। मेल आईडी आपके सामने है और आपकी चिट्ठियों का, आपकी डाक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब आखिर में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे जो दर्शक हैं,
हम आपसे चाहते हैं कि आज भी इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी डिकोड के बारे में सही जानकारी नहीं है, जो अभी भी ये नहीं जानते कि डिकोड दूरदर्शन पर डीडी न्यूज़ पर रात 9 बजे आ रहा है। आपसे हम एक मदद चाहते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डिकोड के बारे में अपने दोस्तों को जानकारी दीजिए। डिकोड के बारे में अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को बताइए और उनसे कहिए कि 9 बजे हर रोज़ रात को दूरदर्शन के न्यूज़ चैनल पर वो हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, आप हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और इसलिए इस परिवार को और बड़ा करने के लिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। इसलिए आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इसके बारे में लोगों को ज़रूर बताएं। अब एक ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। खेती में लगातार काम में भी आराम कौन दे सकता है? नया स्वराज। नया स्वराज, मेरा स्वराज। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाम का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हेलो जी, टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया सोना जीतने का, वो भी हर घंटे। और साथ ही मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स भी विद फिलिप्स सोने पे सुहागा ऑफर। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज भारत के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की पुण्यतिथि है और आज डिकोड जिंदगी में मैं उनका एक मशहूर कथन आपको सुना रहा हूं। दौलतमंद आदमी को जो सम्मान मिलता है वो उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। दीपांकर जी हमारे साथ है। CPI-ML को आप एक अहम पड़ाव पर ले आए हैं, 12 सीटें, लेकिन इस बार बड़ी टसल चल रही है, आप सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से बड़ा गठबंधन है, 243 सीट है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पूरे सीट तय होने में थोड़ा सा तो उसमें होता है, तो बातचीत चल रही है। तो आप मानते हैं कि SIR बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा? जहां 10 मतदाता में एक मतदाता का नाम कट जाए और बिहार से बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, प्रवासी मजदूरों के नाम, महिलाओं के नाम बहुत ज्यादा है। तेजस्वी जी के साथ आज आप बिहार में घूमते हैं, तो ये इतना परिवर्तन है या फिर कहीं समझौता कर लिया? इस देश में जो भी देश को बांटने वाली ताकतें हैं, भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, किसी आधार पर हो, हम उन ताकतों के खिलाफ हैं।
की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर।